जरा सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर एक पूरी की पूरी सल्तनत का खात्मा। आज हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, उस कहानी को समझने के लिए जिसने 8वीं सदी में आइबेरियन पेनिनसुला का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है 711 ईस्वी की फतह अंदलुस की। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल यही उठता है, आखिर हुआ क्या था? कैसे एक सदियों पुरानी मजबूत समझी जाने वाली सल्तनत बस चंद महीनों में रेत की दीवार की तरह गिर गई? इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरी कहानी में ढूंढना है। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना होगा। चलना होगा 711 ईस्वी से भी पहले के अंदलुस में। उस वक्त वहां एक ऐसी बादशाह थी जो देखने में तो बहुत शानदार लगती थी, लेकिन असल में उसकी बुनियादें खोखली हो रही थीं। तो 8वीं सदी की शुरुआत में पूरे आइबेरियन पेनिनसुला पर विज़िगाथिक किंगडम की हुकूमत थी और उनका बादशाह था किंग रॉड्रिक, जिसे अरब तारीखदान लजीरिक के नाम से जानते हैं। ऊपर से देखने में तो लगता था कि सब ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। देखें, इस सल्तनत की बुनियादें कमजोर क्यों थीं? पहली वजह, अवाम पर इतनी ज्यादा टैक्स लगा दिए गए थे कि लोग गुर्बत और परेशानी से टूट चुके थे। दूसरी चीज, वहां जो यहूदी और दूसरी अक़लियती कम्युनिटीज थीं, उन पर शदीद जुल्म हो रहा था। इससे माशरे में नफरत और तकसीम पैदा हो रही थी। और शायद सबसे बड़ी कमजोरी, खुद शाही खानदान के अंदर की लड़ाइयां और बगावतें थीं। ये वो दीमक थी जो इस सल्तनत को अंदर ही अंदर से खाई जा रही थी। तो जब हालात इतने खराब थे तो बस एक चंगारी की जरूरत थी। वो कौन सी चंगारी थी जिसने हमले की आग को हवा दी? चले अब उन वजूहात को देखते हैं जिन्होंने शुमाली अफ्रीका से आने वाली फौज के लिए रास्ता बनाया। यहाँ 3 बहुत अहम चीजें एक साथ हो गईं। नंबर 1, अंदलुस के मजलूम लोग, खासतौर पर यहूदियों ने अपने ऊपर हो रहे जुल्म से इतना तंग आकर शुमाली अफ्रीका के मुसलमान गवर्नर मूसा बिन नसीर को मदद के लिए पुकारा। नंबर 2, एक बहुत ताकतवर वज़ीगॉथ गवर्नर था काउंट जूलियन। उसकी बेटी के साथ किंग रॉड्रिक ने बदसलूकी की और बदला लेने के लिए उसने मुसलमानों को मदद की पेशकश कर दी, अपने जहाज दिए, रास्ते बताए। और नंबर 3, उस वक्त की सुपर पावर उमवी खिलाफत शुमाली अफ्रीका फतह कर चुकी थी और अब उनकी नज़र अगले कदम पर थी, और वो कदम था अंदलुस। और बस इन्हीं वजूहात की वजह से वो तारीखी लम्हा आ ही गया जब एक फौज ने समंदर पार किया और ऐसी जगह कदम रखा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, 711 ईस्वी में तारिक बिन ज़ियाद जो फौज लेकर उतरे, उसमें कितने लोग थे? सिर्फ 7,000। जी हाँ, सिर्फ 7,000 सिपाही। ये एक ऐसी जंग थी जिसका फैसला तादाद ने नहीं बल्कि हिम्मत और यकीन ने करना था। तारिक बिन ज़ियाद की क़ियादत में इस छोटे से लश्कर ने समुंदर पार किया और एक पहाड़ पर उतरे, और वो पहाड़ हमेशा के लिए उनके नाम से मशहूर हो गया, जबल तारिक, यानी तारिक का पहाड़, जिसे आज हम और आप जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। और इसी जगह पर तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को वो मशहूर तकरीर की जिसका मतलब कुछ यूं था, साथियों, पीछे समंदर है और आगे दुश्मन। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐलान था कि अब वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जो करना है यही करना है। यहाँ वो मशहूर वाक़या भी आता है कश्तियाँ जलाने का। अब कुछ मौर्रिखीन जैसे इब्न खल्दून कहते हैं कि शायद ये असल में नहीं हुआ था बल्कि एक निशानी थी, एक अलामत थी, लेकिन इसका पैगाम बिल्कुल साफ था। चाहे कश्तियाँ जली हों या ना जली हों, या फतह या शहादत, जीत या मौत, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो अब स्टेज सेट हो चुका था उस फैसला कुन जंग के लिए जिसने अंदलुस का मुकद्दर लिखना था, बैटल ऑफ गुडालेटे, या जिसे अरब जंगे वादी लौखा कहते हैं। ये वो लम्हा था जब सब कुछ दाव पर लगा था। जरा मैदान जंग का सीन इमेजिन करें। एक तरफ तारिक बिन ज़ियाद की फौज, कमक मिलने के बाद भी तकरीबन 12,000, और दूसरी तरफ किंग रॉड्रिक की 40,000 से भी बड़ी, कहीं बड़ी फौज। कागज पर तो ये एक नामुमकिन जंग थी, कोई चांस ही नहीं था। लेकिन हुआ वो जिसने तारीख को हमेशा के लिए हैरान कर दिया। विज़िगाथ फौज को उनकी अपनी अंदरूनी गद्दारी ले डूबी। खुद किंग रॉड्रिक मैदान जंग में मारा गया और नतीजा, तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर की एक ऐसी जबरदस्त और मुकम्मल जीत हुई कि बस सब कुछ बदल गया। एक ही जंग में सदियों पुरानी सल्तनत का बाब बंद हो गया। इस एक जीत के बाद अंदलुस में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हुआ, और ये जो तब्दीली आई ना, ये हैरानकुन हद तक बहुत तेजी से आई। बैटल ऑफ ग्वाडेलेटे के फौरन बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। बड़े बड़े शहर एक के बाद एक फतह होते गए। कुर्तबा हाथ आया,
फिर विजिगॉथ का दारुल हुकूमत तलीतुला, वो भी बगैर किसी बड़ी लड़ाई के फतह हो गया, और फिर इश्पेलिया जैसे अहम शहर भी मुस्लिम कंट्रोल में आ गए। पूरा ढांचा जैसे ताश के पत्तों का घर हो, एक झटके में बिखर गया। और जो नए हुक्मरान आए, उनकी पॉलिसियां पिछले निजाम से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। जहां पहले जुल्म था, वहां अब ईसाइयों और यहूदियों को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी गई। जहां लोगों की जान और माल महफूज नहीं थी, वहां अब उसकी जमानत दी गई। और सबसे बड़ी बात, वो भारी भरकम टैक्स हटाकर इंसाफ पर मबनी एक हल्का फुल्का टैक्स सिस्टम लाया गया, जिससे आम लोगों ने उन्हें खुशामदीद कहा। तो ये तो थी फतह की कहानी, लेकिन इसका असर क्या हुआ, इसकी मीरास क्या थी? चलें अब इसके तवील मुद्दती असरात पर नजर डालते हैं। इस फतह ने असल में अल-अंदलुस के उस सुनहरे दौर की बुनियाद रखी जिसने दुनिया को रोशन किया। यहाँ पर इल्म के, साइंस के, फ़लसफ़े के बड़े बड़े मराकिज़ और यूनिवर्सिटियाँ बनी। साइंस, रियाजी और फ़लसफ़े में ऐसी कमाल की तरक्की हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हकीकत यह है कि इसी तहजीब ने वो शम्मा जलाई जिसकी रोशनी ने बाद में यूरोप की निशाते सानिया यानी उनके रेनेसां के लिए ज़मीन हमवार की। और आखिर में मैं इसी सवाल पर रुकता हूं। जरा सोचिए, अगर 711 ईस्वी में ये सब ना हुआ होता, अगर तारीख ने कोई दूसरा मोड़ लिया होता, तो आज की दुनिया कैसी होती? ये एक वाकया हमें सिखाता है कि कभी-कभी तारीख के चंद लम्हे सदियों का, हत्ता के पूरी दुनिया का रास्ता बदल देते हैं।